हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कार्बोहाइड्रेट पार्ट 3 में हम पॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हमने डाइसेकेराइड को डिस्कस किया था और पार्ट 1 में हमने मोनोसेकेराइड को कवर किया था। अगर आपने इन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको जो है पॉलीसेकेराइड बेहतर तरीके से समझ आए। पॉलीसेकेराइड की फार्मूला की बात करें तो C6H10O5 की पावर की होल पावर n, C6H10O5 की होल पावर n जो है ये पॉलीसेकेराइड का फार्मूला होता है। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप होता है, सबसे सरल रूप पूछे तो कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड होता है, सबसे जटिल रूप पूछा जाए तो पॉलीसेकेराइड होता है। स्वाद में यह फीका होता है और अणुओं की संख्या इसमें अनगिनत होती है, इसमें अनगिनत अणु पाए जाते हैं। इनका पाचन बहुत जटिल होता है तथा कुछ ऐसे भी पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनका शरीर में पाचन नहीं होता है। ये जो है इम्पोर्टेंट नोट है आपके लिए। मधुमेह के रोगियों को ऊर्जा के लिए पॉली का रूप देना चाहिए क्योंकि पाचन इसका धीरे धीरे होता है और ऊर्जा भी धीरे धीरे देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का स्तर अचानक से नहीं बढ़ेगा। इसको आप जो है अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में जाने के बाद वह ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। यदि हम भोजन में मोनोसेकेराइड का यूज़ करेंगे तो मोनोसेकेराइड हमारे शरीर में जाकर तुरंत ही ग्लूकोज की उत्पत्ति करेगा, ग्लूकोज को प्रोवाइड करेगा और हमारे शरीर में तुरंत ही ग्लूकोज के स्तर बढ़ जाएगा, जो कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के रोगियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पॉलीसेकेराइड, क्योंकि पॉलीसेकेराइड का पाचन धीरे धीरे होता है और अगर जो है एक मधुमेह का रोगी इस मतलब कि पॉलीसेकेराइड के भोजन को ग्रहण करेगा तो पॉलीसेकेराइड का पाचन शरीर में धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज में परिवर्तित होगा और धीरे धीरे परिवर्तित होगा तो शरीर में ग्लूकोज का स्तर अचानक से नहीं बढ़ता है। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत हम स्टार्च को डिस्कस करेंगे, डेक्स्ट्रिन को पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन को पढ़ेंगे, सेल्यूलोज को पढ़ेंगे और पेक्टिन को पढ़ेंगे। पेक्टिन पहला टॉपिक है स्टार्च। पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत है। स्टार्च हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। वनस्पति जगत में भी यह हमें मुख्य रूप से अनाजों से प्राप्त होता है और अनाजों में भी मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, आलू और सूखे फल से प्राप्त होता है। यह पौधों में संचित अवस्था में अनाज के रूप में होता है। भोजन में मुख्य ऊर्जा के साधन के रूप में होते हैं। यह मुख्य रूप से जो है पके अनाज, कच्चे अनाज, जड़ बीज एवं सूखे फल से प्राप्त होता है। अनाज में स्टार्च की मात्रा पूछे कितनी होती है तो 60 से 75% होती है। 60 से 75% जो है अनाज में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। और जड़ वाली सब्जी में स्टार्च की मात्रा कितनी पाई जाती है तो 20 से 45% जो है मात्रा पाई जाती है। इसके आगे हम पढ़ते हैं, ये नोट इम्पॉर्टेंट है, जेलेटिनाइजेशन को। इस वर्ड को आपने इससे पहले कई बार सुना होगा। इसको इस प्रकार से समझेंगे ताकि यह जो पॉइंट है आपको क्लियर हो जाए। जेलेटिनाइजेशन की बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट्स की ही बात होती है। गर्म पानी में अनाज की कोशिकाओं की दीवारें फट जाती हैं और अंदर से स्टार्च के कण फूल कर बाहर निकल आते हैं और पानी को अवशोषित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूली संरचना वाले हो जाते हैं, जिसको जेलेटिनाइजेशन कहते हैं। इसको अगर हम सरल रूप में समझना चाहें तो
जटिल संरचना वाले जो है स्टार्च, जटिल संरचना वाले कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के कणों का पानी को सोख कर फूल जाने की प्रक्रिया ही जेलेटिनाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। कच्चा चावल उबालने के बाद फूलना, ये दो पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं स्टार लगा के, इन्हें आप अच्छे से समझिएगा और जो है अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। कच्चे फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या कच्चे फल में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप पाया जाता है, तो कच्चे फल में पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि कच्चा आम अगर आप खाएंगे तो उसमें पॉलीसेकेराइड होता है, वह देर से पचेगा आपके शरीर में। एग्जाम्पल के लिए आप अमरूद को भी ले सकते हैं। पके फल की बात करते हैं, पके फल में मोनोसेकेराइड होता है। आम अगर पक जाता है तो वह आसानी से पचने लगता है। कच्चे अनाज की बात करते हैं तो ये अपोजिट होता है। कच्चे फलों से जो है अनाज का रूप एकदम अपोजिट होता है। कच्चे फल में मोनोसेकेराइड पाया जाता है। जैसे कि आप कच्चे धान की बालियाँ देखिए, कच्चे गेहूं को जो है छू के देखिए तो वह आसानी से पचने योग्य होता है, जबकि पकने के बाद वह सूखा कड़ा हो जाता है और पॉलीसेकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो कच्चे अनाज में मोनोसेकेराइड, पके अनाज में पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड की बात करें तो डेक्स्ट्रिन आता है। यह अंकुरित अनाजों में अधिकता में पाया जाता है। केक, ब्रेड, बिस्किट, रोटी का ऊपरी भाग डेक्स्ट्रिन को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य है कि भूरा भाग, जैसे कि रोटी को पकाते हैं तो उस पर लाल भूरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, वह प्रक्रिया किसके कारण होती है? डेक्स्ट्रिन की उपस्थिति के कारण होती है। जैसे कि चावल को भूनने पर भूरा रंग होना, रोटी का भूरा रंग, रोटी देर तक चबाने पर लार के साथ मिलकर मीठा होना, ये सब जो है डेक्स्ट्रिन के कारण ही ये होता है। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज। ये एक फाइबर रेशा होता है। इसका पोषण मूल्य अगर बात करें, न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है सेल्यूलोज की 0 होती है, लेकिन फिर भी यह जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। शाकाहारी जानवरों में इसका पाचन होता है। अनाजों के छिलकों में, रेशेदार फल सब्जियों में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके रेशे आंतों की मांसपेशियों की क्रमाकुंचन गति को तेज करते हैं, जिससे जल आंतों से आसानी से बाहर आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कब्ज की समस्या नहीं रहती है यदि हम अपने भोजन में रेशेदार फलों और सब्जियों का प्रयोग करते हैं। पेट की बीमारी से बचाव करता है। कहने का तात्पर्य है कि आपका पेट सही रहेगा अगर आपको कब्ज की दिक्कत नहीं होगी तो। अंजीर में सेल्यूलोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस फल में जो है सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अंजीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह मल के वैक्यूम को बढ़ाता है। इसके बाद है पेक्टिन। पेक्टिन फलों या फलों के गूदे में उपस्थित होता है। जड़ वाली सब्जी में, शलजम में भी पेक्टिन पाया जाता है। फलों का पेक्टिन जो है जैम, जेली बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड का जो है लास्ट ये तत्व होता है। इसको जो है एनिमल स्टार्च, जंतु स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पति जगत में यह नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको जो है सबसे पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तब वह यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में।
तो कहने का मतलब है कि यह जो है वनस्पति जगत से नहीं, यह जो है जंतु जगत के प्राणियों से ही जो है प्राप्त हो सकता है। ग्लूकोज का संग्रहित रूप होता है। ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संचित होता है, ये हम बता चुके हैं आपको ये पॉइंट। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि इस लेसन से सबसे इम्पॉर्टेंट है। करंट में आपसे इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टेस्ट पूछता है, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट की बात आती है। तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट को अगर हम समझना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से जो है समझ सकते हैं। फेलिगस टेस्ट, वेंडिक टेस्ट। फेलिगस टेस्ट और वेंडिस टेस्ट क्यों होते हैं? मोनोसैकेराइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ से इस प्रकार से इसको याद करिएगा कि मोनोसैकेराइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो फेलिगस टेस्ट और वेनेडिक्ट टेस्ट। दूसरा है ओसेजन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट। ये जो है रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाने के लिए किया जाता है। रिड्यूसिंग शुगर की जांच के लिए पूछे तो ओसेजन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट, और मोनोसैकेराइड का पता लगाने के लिए पूछे तो फेलिगस टेस्ट और वेनेडिक्ट टेस्ट। यहाँ से ये नोट है इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। फेलिगस टेस्ट को वेनेडिक्ट टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा है वेनेडिक्ट एक प्रकार का प्रतिकर्मक होता है जिससे मोनो का पता चलता है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।